वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का एक बार फिर आगाज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मैं यहाँ पर ये सवाल करूंगी, आपने तमाम तर चीज़ें देखी, आज नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया है हुसैन हक्कानी के बारे में और तमाम तर इस मुरासले के बारे में, नून लीग का क्या स्टांस होगा इस वक्त? देखिए, ये एक बड़ा सीरियस मसला है, इसको बड़ा लाइटली लिया जा रहा है बदकिस्मती से मुल्क के अंदर। खासतौर पर गवर्नमेंट जो है वो तो इसको एक नॉन इशू ट्रीट कर रही है, लेकिन ये ऐसा इशू है जिस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है कि अगर इस हुकूमत का, इस मुल्क का एक शहरी, हुकूमत का एक जिम्मेदार आदमी हुकूमत के इदारों के खिलाफ उनको अंडरमाइन कर रहा है और फौरन मुल्क से ये कह रहा है कि आप आएँ और हम आपकी मदद करेंगे कि किस तरह आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप कंट्रोल कर लें, किस तरह आप आर्मी को कंट्रोल कर लें, किस तरह आप इंटेलिजेंस एजेंसी को कंट्रोल कर लें, ये खत बड़ा वाज़ेह है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि ये किसने किया और कैसे किया। अभी तक जो डिनाइल्स आए हैं उनमें कोई ज्यादा वजन नहीं है। एक शख्स है मंसूर एजाज जिसने प्रूफ भी दे दिया कि मुझसे ये बात हुई और हुसैन हक्कानी साहब के ने मुझे ये खत पहुंचाया जो मैंने आगे भिजवाया। मंसूर एजाज साहब पहले भी इस मुल्क की सियासत में मुलव्वस रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है या नहीं है, और हुसैन हक्कानी की क्या क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, ये सब हज़रात जानते हैं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के अपने एक जिम्मेदार आदमी ने कोशिश की और फिर जो उसमें रेफरेंस दिया जाता है कि उनको हुकूमत से ये डायरेक्शंस थी। लेकिन शाहिद साहब, अगर हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी पुराने स्टेटमेंट्स अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि नॉट टू ट्रस्ट दिस मैन एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस मैन, ये एक स्टेटमेंट मैं उनका पढ़ रही थी तो ये भी था। मैं भी यही बात मलिया लोधी के भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स आए, फरतुल्लाह बाबर के भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि वो ऐसे लोगों को ट्रस्ट करते हैं, उनको जिम्मेदार ओहदे देते हैं जो माजी में जिनका किरदार जो है बड़ा वाजे रहा है इस मुल्क के खिलाफ भी और इनकी अपनी जमात के खिलाफ भी, तो वो नई बात नहीं है। अच्छा शर्मिला, मैं आपसे अब यहाँ पर ही सवाल करूंगी। आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, अंसार अब्बासी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आर्टिकल 6 की भी बात आई है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी अब इस नए इशू को हैंडल कर सकती है? देखिए सोफिया, इशू तो है, ये कहना कि ये नॉन इशू है या ये इशू नहीं बना या ऑपोजिशन इसको इशू नहीं बना रही, बिल्कुल है इशू, हमारे लिए भी है और ऑपोजिशन जाहिर बात है उनको एक मौका मिल गया, वो उस पर खेलेगी भी और खेल रही है। आपने नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट देखा, लेकिन देखिए खुद अभी खाकान अब्बासी साहब और थोड़ा बहुत अंसार अब्बासी साहब और आपने भी जिक्र किया कि इस शख्स की क्रेडिबिलिटी क्या है। 1980 से लेके इसके जो ताल्लुकात रहे हैं जहादी एलिमेंट्स के साथ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की गवर्नमेंट को भी इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी और बीबी साहबा के बड़े वाज़े स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर, लेकिन इस दफा वो सबूतों के साथ आए हैं। नहीं, डिफरेंस देखें, आई एम कमिंग टू दैट। बात ये है कि बीबी साहबा जो बात कह गई वो कोई मामूली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि एक ऐसे शख्स को ट्रस्ट करे इतने अहम इशू के ऊपर जिसपे ऑलरेडी बीबी साहिबा जो है ये बड़े वाज़े तौर पे उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर चुकी है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज। देखिए पहले माइक मुलन ने डिनाई किया फॉर वट एवर रीजन, अब उनको याद आया और उन्होंने कहा कि जी ठीक है। ब्लैकबेरी की भी बात की जा रही है। हुसैन हक्कानी साहब की जहां तक इस्तीफे की बात है, उन्होंने उस लेटर में जो प्रेसिडेंट साहब को लिखा है उन्होंने कहा है कि अगर मुझ पे एलिगेशन प्रूफ हो जाते हैं आई एम रेडी टू रिजाइन, ही इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान। डिफेंस कमेटी जो है पार्लियामेंट की उसको ब्रीफिंग देंगे, आला क़यादत को ब्रीफिंग देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट को भी वो बताएंगे कि एक्चुअली देखें अगर एक डिनायल आया है। हमारे अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा मसला ये है कि हम अपने जो ओहदेदारान हैं, जो लीडर्स हैं, उनको इतना डिस्ट्रस्ट करते हैं कि उनकी कोई भी कही हुई बात उनको हम रद्द कर देते, नहीं जी ये तो झूठ ही बोल रहे होंगे। बाहर का कोई बंदा बात करेगा तो नहीं जी वो सही है। अच्छा चलिए, मैं यहीं पे मैं एक और सवाल आपसे हुसैन हक्कानी साहब जब आते हैं तो जाहिरी बात है कि वो आते हैं, वो तो टाइम विल टेल के वो उस पे बात भी होगी, इस बात को वाज़ेह होना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो इजाज मंसूर ने लिखा है कि 10 अक्टूबर के बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 10 मई को जरदारी साहब ने पाक फौज इंटेलिजेंस की क़यादत तब्दील करने और अस्करियत पसंद ग्रुपों के साथ ताल्लुकात खत्म करने की पेशकश की थी, यही स्टेटमेंट्स आए हैं ना। अब आप ये कह रही हैं कि चलें जी झूठ है, ठीक है, मतलब पहले भी इनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल रह चुकी है, मगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बताएं कि अगर यही है तो जरदारी साहब ने 2 मई के वाक़े के बाद 3 मई को अमरीकी अखबार में उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था
और बड़ी तारीफें की थी और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने मुबारकबादें भी दी थी, वो क्यों किया था? देखिए जब वो उस मौके पे जब हमारी फौज का दुनिया मजाक बना रही थी। देखिए ऐसी बात पहले भी हो चुकी है, आईएसआई को माजी में भी टारगेट किया गया है और ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया की जानिब से बाकायदा ये लीक किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं और इसी तरीके से ये वॉशिंगटन पोस्ट और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छप जाते हैं ये तमाम चीज़ें, इनके पीछे कोई ना कोई एक बाकायदा कॉन्स्पिरेसी होती है। देखिए खत तो लिखा था मई 2 का जो वाकया जो है उसामा बिन लादेन की मौजूदगी, जाहिरी बात है कि एक बहुत मेजर इशू है और पाकिस्तान बैकफुट पे गया है इस हवाले से। लेकिन अगर वो पकड़ा गया, मारा गया, जो भी हुआ, उसमें ये भी बात बड़े वाजे तौर पे स्टेटमेंट्स आई हैं क्लिंटन की, ओबामा की, तमाम लोगों की कि अगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हमें हेल्प ना करती तो हम ना इस हद तक पहुंच सकते। तो ये भी कमा भी कि पाकिस्तान अब पर्ज हो रहा है, वी आर क्लेंसिंग पाकिस्तान ऑफ ऑल दीस एलिमेंट्स। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर शर्मिला क्वेश्चन वही है, देखिए खत की बात पे आ जाता है। देखिए पहले तो सबसे अहम चीज तो ये है कि प्रेसिडेंसी से, फॉरेन ऑफिस से और सैनाकानी से, हर जगह से इस मेमो को डिनाई किया गया है। सो लेट्स गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं यहाँ पर मीडिया पे बैठ के ये नहीं कहूंगी कि जी आप मेरी बात माने। मैं भी दे रही हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट, तो मैं भी दे रही हूँ, मैं भी यहाँ पे यही कह रही हूँ। मैं भी यहाँ बैठ के डिनाई करूंगी, शायद आप मेरी बात 100% उस पर यकीन ना करें, लेकिन वो आर्टिकल तो लिखा था, वो तो दुनिया ने पढ़ा था और उस पे गिलानी साहब ने मुबारकबाद भी दी थी। देखिए वो आर्टिकल अगर लिखा गया था, पढ़ा गया था, तो दैट वाज ओपन फॉर एवरीबॉडी। उसमें कौन सी ढकी छुपी बात है जो उसके बारे में खत में लिख दिया गया। अच्छा, देखिए अहम चीज ये है, देखिए सोफिया अहम चीज ये है कि इस वक्त पिछले 3.5 सालों से जो सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके जो रिलेशंस हैं मिलिट्री लीडरशिप के साथ, वो एग्जाम्पलरी हैं। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बीन एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी और हमेशा से ताल्लुकात खराब रहे। इस दफा हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। स्वात में अगर हम ऑपरेशन करने गए तो ना सिर्फ हमने अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लिया, बल्कि हमने मिलिट्री लीडरशिप को साथ लिया। देखिए इट इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो शायद लोग, बहुत सारे लोगों को वो खल रही है लोगों को कि जी क्यों है ये ताल्लुकात इतने, अगर एक मुफीद ताल्लुकात हैं, बाहमी ताल्लुकात हैं, खल रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। तकलीफ तो होती ना। आपने देखिए नवाज लीग की तरफ से आपने आजाद कश्मीर में जो बयानात नहीं सुने, सर आप बोल दीजिएगा अपनी वक्त पे कि आपने आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के दौरान नवाज शरीफ साहब को अपनी नवाज शरीफ ने तो सबसे ज्यादा फौजी क़यादत को तो वो खुद तनकीद का निशाना बना। मैं वही तो कह रही हूँ, तनकीद करते हैं ना, मतलब उनके लिए। देखिए क्योंकि इस दफा फौज कोई ऐसा काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेगी जो माजी में करती आई है। आए जाए को इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, बीबी साहिबा की गवर्नमेंट को हटाने के लिए, ये इन्होंने पैसे लिए जफर अली शाह का, अभी तक जजमेंट आया नहीं है। वो जो इन्होंने आईएसआई से पैसे लिए थे, एलिगेशंस है ना सर, है बीबी एलिगेशंस तो है ना, तो ये भी एलिगेशंस हैं, तो ना वो प्रूव हुए ना ये प्रूव हुए। तो खान साहब आप क्या कहेंगे? मतलब अच्छा चले मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको पॉइंट को उठाएंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।